नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की बधाई दी और साथ ही उन्होंने कहा कि ये त्योहार भाई बहन के अटूट बंधन को समर्पित है। इसके अलावा उन्होंने इस पर्व पर जारी की गई सभी योजनाओं से भी लोगों को अवगत कराया। नमस्कार। भाई बहन के प्रेम और अटूट रिश्ते के प्रतीक रक्षाबंधन के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी सरकार प्रदेश की माताओं बहनों के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है। इस रक्षाबंधन पर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना को प्रारंभ किया गया है और हमारी माताओं बहनों हेतु उत्तराखंड परिवहन की बसों में निःशुल्क यात्रा की भी व्यवस्था की गई है। एक बार पुनः आप सभी को रक्षाबंधन की अनेकों शुभकामनाएं। धन्यवाद। देश भर में रक्षाबंधन के त्योहार की धूम है, तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी खटीमा में अपने पैतृक आवास पर अपनी बड़ी बहन के साथ रक्षाबंधन मनाया। ये तस्वीरें भी आपको दिखाएं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी की बड़ी बहन उनको रक्षा सूत्र बांधती नजर आई और इस दौरान की तस्वीरें भी उन्होंने साझा की। टनकपुर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांधी मैदान में आयोजित रक्षाबंधन कार्यक्रम में हिस्सा लिया और बड़ी संख्या में महिलाओं और बेटियों ने सीएम धामी को राखी बांधी। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामलीला मंच का लोकार्पण किया और नेहरू पार्क टनकपुर के सामने नगर आजीविका केंद्र का भी शुभारंभ किया। सीएम ने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि उन्हें सभी लोगों का भरपूर प्यार मिला और सहयोग मिला, जो कि उन्हें प्रदेश की सेवा करने में भरपूर ऊर्जा देता है। तो वहीं सीएम ने राखी के पर्व को काफी खास बताया और कहा कि इस बार का पर्व भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि चंद्रयान 3 ने सफल लैंडिंग की, जो कि एक ऐतिहासिक पल रहा। बहनों, जैसा हम जानते हैं, रक्षाबंधन भाई बहन के पारस्परिक प्रेम, स्नेह और विश्वास का त्योहार है। यह पर्व हमें कर्तव्य, आत्मीयता, त्याग, सामाजिक एकता, सद्भावना के प्रतीक के रूप में हम मनाते हैं। और इस वर्ष का जो पर्व है, यह पर्व हमारे लिए बहुत विशेष है। एक पर्व में एक तरह से कहूं तो विशेषकर से हमारी मातृशक्ति को विशेष रूप से समर्पित पर्व, इस वर्ष का पर्व उनके लिए विशेष मायने रखता है, क्योंकि धरती माँ के भाई चंदा मामा, और हम कभी कहते थे चंदा मामा दूर के, और क्या कहते थे, अब चंदा मामा दूर के नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है चंदा मामा टूर के, और चंदा मामा हमारे घर के हो गए हैं। और इस चंदा मामा पर राखी भेजने का काम हमारी इस धरती माँ से अपने भाई को चंद्रयान के रूप में राखी भेजने का काम चंद्रयान के रूप में माँ धरती ने किया है, हमारे वैज्ञानिकों ने किया है, देश के अनुसंधानकर्ताओं ने किया है। और उसमें भी जो सबसे बड़ी संख्या है, उसमें हमारी मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। कितने वैज्ञानिक हमारे, कितने इंजीनियर, आप सबकी तरह ही वह भी साड़ी पहनकर, धोती पहनकर, अपना पारंपरिक जो हमारा परिधान होता है वह पहनकर चंद्रयान की लैंडिंग का इंतजार कर रही थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान, चंद्रयान का लैंडिंग पूरी तरह सफलतापूर्वक हो जाए। और उन बहनों की, उन इंजीनियरों की और देश के 140 करोड़ भाई बहनों की, देश के 140 करोड़ नागरिकों की भगवान ने प्रार्थना सुनी और हम दुनिया के पहले देश हो गए जो दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान जिसने स्थापित कर दिया, चंद्रमा पर पहुंच गए। बहनों, आज के अवसर पर मैं कहना चाहता हूं
कि आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, वो जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से लगातार देश आगे बढ़ रहा है। आज हमारे देश का मान, सम्मान और स्वाभिमान और पहचान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रही है। आज भारत की पहचान, भारत की ताकत, भारत की महत्ता पूरी दुनिया महसूस कर रही है। अभी कल ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने रक्षाबंधन के पर्व पर देश की अपनी बहनों को तोहफा देते हुए उनकी रसोई को अंतर्गत रूप से आगे बढ़ाने के लिए, उनकी रसोई में मदद करने के लिए घरेलू जो गैस के कनेक्शन है, उस घरेलू गैस के कनेक्शन में 200 रुपए की छूट दी है, 200 रुपए उसमें कटौती की है। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में इस बार पलटवार जारी है। उपचुनाव को लेकर तमाम बड़े नेता बागेश्वर पहुंचकर अपने अपने प्रत्याशियों के लिए जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी बागेश्वर में एक बड़ी जनसभा करेंगे, जिसमें प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत पार्टी के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। इस पर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 2 तारीख को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बागेश्वर में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस बौखलाकर कुछ भी बोली जा रही है। बागेश्वर चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरी गंभीरता के साथ वहां चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पहले ही हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय सौरभ बहुगुणा जी और हमारे प्रदेश के महामंत्री आदरणीय राजेंद्र मिश्र जी को और हमारे वहाँ के सांसद आदरणीय अजय टमटा जी और केंद्रीय राज्य मंत्री आदरणीय अजय भट्ट जी को वहाँ पर जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई थी। इसी प्रकार से वहाँ पर हमारे स्टार प्रचारक भी अपने कैबिनेट मंत्री लोग वहाँ पर प्रचार कर रहे हैं। हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय और राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय दुष्यंत गौतम जी, हमारी सह प्रभारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय रेखा वर्मा जी वहाँ पर चुनाव प्रचार कर रही हैं। इसी प्रकार से 2 तारीख को आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी भी वहाँ विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। और ये निश्चित है कि जो बागेश्वर की जीत होगी वो चंपावत से भी बड़ी जीत हमको वहाँ की जनता देने वाली है। और कांग्रेस सिर्फ बौखलाहट में जो भी बोल रही है वो सिर्फ उन्होंने पहले चुनाव से पहले उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है। उत्तरकाशी जनपद के पाली गांव में आयोजित पौराणिक आठोड़ मेला परंपरागत तरीके से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने इस मेले में शामिल हुए और जाख सोमेश्वर सहित अन्य लोक देवताओं की पूजा अर्चना कर देश और प्रदेश की खुशहाली और प्रगति की कामना की। इस मौके पर श्री जोशी ने कहा कि लोक संस्कृति के संवाहक आठोड़ मेले को राज्य स्तरीय मेले का दर्जा दिलाया जाएगा। शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा देहरादून से कैलाश अस्पताल तक सफाई व्यवस्था का पैदल चलकर आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान कई जगहों पर सड़क किनारे कूड़ा पड़े होने से मंत्री ने नाराजगी व्यक्त की और साथ ही पानी का ओवरफ्लो होकर सड़क पर बहने पर भी डॉक्टर अग्रवाल ने मौके से ही मुख्य नगर आयुक्त को दूरभाष पर इसके निस्तारण के निर्देश दिए। उत्तराखंड के विद्यालय शिक्षा के पाठ्यक्रम में इसरो की ओर से संचालित चंद्रयान अभियानों को शामिल किया जाएगा, जिसके लिए शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि अधिकारियों को विज्ञान वर्ग के अंतर्गत कक्षाएं 6 से 12वीं तक के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने को कहा गया है। इसके साथ ही सभी राजकीय विद्यालयों में शिक्षक दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा और इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित भी किया जाएगा। आज पूरे विश्व में भारत जो है नंबर 1 देश बन गया है कि जिसने कि चंद्रयान थर्ड को सफलतम आज चंद्रमा पे उतारा है। और आज इस उपलक्ष्य में मैं इसरो के सभी वैज्ञानिकों को, देश के सभी हमारे वैज्ञानिकों को और माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिनके नेतृत्व में सारा काम हुआ है, उन सबको बधाई दे रहा हूँ। और आज
बीते दिनों सीएम धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें देश के लिए शीर्ष और प्रमुख प्रतियोगिताओं में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बता दें कि खिलाड़ियों को नौकरी केवल उनके प्रदर्शन और उपलब्धियों के आधार पर दी जाएगी। इसके अलावा खिलाड़ियों के लिए डिप्टी एसपी के भी 2 पद आरक्षित किए गए हैं। सीएम धामी ने आउट ऑफ टर्न जॉब के बारे में बताया कि इस जॉब पॉलिसी के जरिए ओलंपिक विजेताओं और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले मेडल विजेताओं को सीधा सरकारी नौकरी का प्रावधान किया गया है। हालिया दिनों में हम लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में आउट ऑफ टर्न जॉब हमारे खिलाड़ी बच्चों के लिए समर्पित किया गया है। यह एक अभिनव प्रयास है और कुछ ही प्रदेशों में होने वाला यह कार्यवाही भी है, जिसमें बच्चा ओलंपिक जीतेगा, बच्चा कॉमनवेल्थ जीतेगा, बच्चा एशियन गेम जीतेगा, बच्चा वर्ल्ड कप जीतेगा, बच्चा नेशनल जीतेगा। किसी भी गेम में किसी भी प्रकार के पदक विजेता को सीधे सीधे नौकरी का उनको प्रस्ताव है। ये एक कोशिश है कि हम अपने अच्छे बच्चे जो कि उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं, उनको सम्मानजनक पोस्ट पर उनको समायोजित करना, साथ साथ में एक अच्छा प्रशिक्षक लेना, साथ साथ में अपने इन मेधावी बच्चे जो 8 से 14 है, 14 से 23 है, इनको तैयार करने के लिए एक बेहतरीन कोच का प्राप्त होना और साथ में समय के साथ में वो उत्तराखंड का नेतृत्व विभिन्न प्रतियोगिताओं में करने का काम करेंगे। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे 5 सितंबर से शुरू होगा विधानसभा का सत्र। पहले दिन सरकार पेश करेगी अनुपूरक बजट। तो आपको बता दें कि विधानसभा सचिवालय ने यह अधिसूचना जारी की है। मॉनसून सत्र की अधिसूचना जारी की गई है। 5, 6 और 8 सितंबर को विधानसभा की कार्यवाही चलेगी। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे, जहां पहले दिन सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। तो वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, देखिए मॉनसून सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है, क्या कुछ अपडेट मिल रही है और खास तौर पर इस बार किन मुद्दों को लेकर के विपक्ष सरकार का घेराव कर सकता है? जी, विधानसभा की मानसून सत्र है वह 5 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। सत्र के पहले दिन सरकार सदन में जो अनुपूरक बजट पेश करेगी। मैं बताना चाहूंगा कि अनुपूरक बजट यह है कि जो बजट पास किया जाता है विभाग में किसी भी प्रकार की रुकावट न आए, इसको लेकर तमाम सारे जो बजट हैं उसे पास किया जाता है, जिससे कि जो तमाम सारे विभागों की जो कार्य हैं वह आसानी से किए जाएं। इसको लेकर जो विधानसभा का ये मानसून सत्र है इसको शुरू किया जा रहा है। 5 तारीख को विधानसभा का सत्र शुरू होगा और कहीं ना कहीं इसको लेकर तमाम सारी तैयारियां भी की जा रही हैं। विधानसभा स्तर से भी तैयारियां की जा रही हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि अनुपूरक बजट कई जो विधेयक हैं इसमें पेश किए जाएंगे। तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा होगी और तमाम सारे जो विभाग हैं उनकी बजट को स्वीकृति मिलेगी। इसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं विधानसभा स्तर से उसे करने का काम किया जा रहा है और आगामी 5 सितंबर को यह विधानसभा का जो मानसून सत्र का बजट है वह पेश किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर अब तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बिल्कुल, और देखिए जिस तरीके से इस बार 5, 6 और 8 तारीख को ये विधानसभा की कार्यवाही चलेगी और ऐसे में इस बार भी सत्र हंगामेदार रहने के आसार जताए जा रहे हैं। ये निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो जो विधानसभा का सत्र है काफी हंगामेदार रहने वाला है। कहीं ना कहीं 5 और 6 और 8 सितंबर को यह सदन की जो कार्यवाही है वह की जाएगी। 3 दिन का यह सत्र बुलाया गया है और इसको लेकर अब अगर विपक्ष की बात करें तो लगातार विपक्ष अपनी रणनीति तैयार करने में लगा हुआ है। तमाम सारे मुद्दों जो प्रदेश के मुद्दे हैं उसको लेकर वो सरकार को घेरने की पूरी तरीके से रणनीति बना रहा है। कहीं ना कहीं सरकार भी अपनी तैयारियों में लगी हुई है। सत्र को किस तरीके से सुचारू ढंग से चलाया जाए, सत्र में कहीं भी बाधा ना आए, प्रश्नकाल आसानी से चल पाए, इन सब तमाम बातों का भी ध्यान रखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सभी विभागों के जो अपना खाका तैयार करने की भी बात कही जा रही है कि सभी विभाग अपने अपने जो विभाग का जो लेखा जोखा है उसे पूरी तरीके से लेकर आए और विधानसभा के पटल पर तमाम सारी चीजें रखी जाएंगी। उत्तराखंड के विकास के मुद्दों को रखा जाएगा और इसके साथ ही अगर विपक्ष की
की बात करें तो विपक्ष भी अपनी तैयारियों में लगा हुआ है सरकार को घेरने में। बिल्कुल नवीन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उत्तराखंड में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के ठिकानों पर विजिलेंस ने छापेमारी की। ये छापेमारी कॉर्पोरेट टाइगर रिजर्व में हुई। तो वहीं आपको बता दें कि अवैध निर्माण और अवैध पेड़ों के कटान के मामले में ये कार्रवाई की गई है। विजिलेंस की 2 टीमों ने पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के बेटे के कॉलेज दून इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के साथ ही अमरावती पेट्रोल पंप में छापेमारी की, जहां से विजिलेंस ने 2 जनरेटर कब्जे में लिए। और इस मामले में विजिलेंस ने निदेशक वी मुरुगेशन ने बताया कि मामले में संबंधित लोगों से पूछताछ की गई है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के हिसाब से आगे की कार्यवाही की जाएगी। हमारी जो पुराने एक डीएफए का केस है कॉबर नेशनल पार्क का जो अवैध कटान से रिलेटेड, उस केस पे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ते हुए हमें ये सूचना इन्फॉर्मेशन आई थी कि कुछ प्रॉपर्टी सरकारी उस पे पैसे से खरीदी गई, वो कहीं प्राइवेट प्लेसेस में है। उस प्राइवेट प्लेसेस को हमने पता कराया, वहाँ पे हमारी विजिलेंस टीम जांच कर रही है, सर्च कर रही है। जैसे उसका आगे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी तब वो प्रॉपर्टी किसका था, किसने यूज कर रहा, वो सब आगे इन्वेस्टिगेशन होगा तब हम आपको क्लियर कर देंगे। बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव 2023 को लेकर जिले में आदर्श चुनाव आचार संहिता लगाई गई है, जिसमें बताया गया है कि बागेश्वर उपचुनाव में सत्ताधारी दल सरकारी मशीनरी का खुलकर दुरुपयोग कर रहे हैं। साथ ही चुनाव जीतने के लिए धन और बल का प्रयोग किया जा रहा है। विपक्षी दलों के प्रत्याशियों के बैनर और पोस्टर लगाने के आधे घंटे बाद फाड़ दिए जा रहे हैं। इन्हीं शिकायतों को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में पहुंचकर एडिशनल निर्वाचन अधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। उत्तराखंड में इस समय चारधाम यात्रा चल रही है। भारी तादाद में श्रद्धालु चारधाम यात्रा में पहुंच रहे हैं। हालांकि इस बार मॉनसून सीजन में कई बार यात्राएं जरूर बाधित हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी श्रद्धालुओं का चारधाम में पहुंचना लगातार जारी है। बद्री केदार समिति के अध्यक्ष राजेंद्र अजय ने कहा कि इस बार मॉनसून की वजह से बीच बीच में यात्रा प्रभावित हुई थी, लेकिन अब धीरे धीरे मॉनसून सीजन खत्म हो रहा है और श्रद्धालुओं का चारधाम यात्रा में पहुंचना लगातार जारी है। और क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। उधम सिंह नगर और नैनीताल में कुछ माफियाओं द्वारा जंगलों की जमीन पर अवैध कब्जा कर मकान, दुकान और धार्मिक स्थल बनकर अपने कारोबार को अंजाम देने में जुटे थे, जिसको लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़े निर्देश दिए और जल्द से जल्द अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी किए। जिसके बाद तराई पश्चिम डिवीजन के डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य के नेटवर्क में टीमों का गठन किया गया और टीमों ने लगातार अपने अपने क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के साथ साथ अवैध कब्जाधारियों से कब्जे भी खाली कराने की कार्यवाही कर रही है। अब तक वन विभाग की टीम ने 68 धार्मिक स्थलों के साथ नदी किनारे वन आरक्षित क्षेत्र से लगभग 50 हेक्टेयर वन भूमि को खाली करा लिया है। जो वन क्षेत्र के अंतर्गत जो अतिक्रमण था, सबसे पहले जो धार्मिक अवैध रूप से धार्मिक स्थल बनाए गए थे जंगल के अंदर, वो उनको तोड़ने की कार्रवाई की थी। उनको आरक्षित वन क्षेत्र से उनको हटाया गया है और लगभग 68 संरचनाएं ऐसी थी कि जिनके विरुद्ध जो अपराध भी दर्ज थे और अन्य भी कार्रवाई उनके ऊपर जारी थी, तो उनको हटा दिया गया जंगल से। इसके अलावा आरक्षित वन क्षेत्र से जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई है वो भी लगातार गतिमान है। इस बीच अब तक नदी के किनारे से लेकर के आरक्षित वन क्षेत्र में कुछ गुजरों के सब मिलाकर के लगभग 500 हेक्टेयर से अधिक जो वन क्षेत्र से अतिक्रमण हटाया जा चुका है। और इस बीच में माननीय न्यायालय की गाइडलाइन है कि जो रोड के किनारे जो अतिक्रमण हटाया जाना है उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। उसके क्रम में भी कई लोगों को चिन्हित करते हुए नोटिस दिया गया है। काफ़ी अतिक्रमणकारी उसके अंतर्गत आ रहे हैं। इसके अलावा शहर के अंदर भी बहुत सारे अतिक्रमणकारी हैं जिनको भी नोटिस दिया गया और उनको 2 तारीख से लेकर उनकी सुनवाई शुरू होनी है। उसके पश्चात उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। लालकुआं के राजीव नगर के स्लम एरिया में डायरिया के बाद डेंगू का कहर लगातार जारी है, जिसके चलते जिला प्रशासन ने डेंगू से बचाव के लिए जन जागरूकता अभियान चला रखा है। डेंगू से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर लोगों की जांच कर रही है
और इसके साथ ही प्रशासन ने इलाके में फॉगिंग और साफ सफाई को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तो वहीं इस पर एसडीएम पारितोष वर्मा ने बताया कि लालकुआं में कुछ क्षेत्रों में डेंगू तेजी से फैल रहा है और जिसके चलते ये कार्रवाई की गई है। विक्रम, मैजिक और सिटी बस चालकों की मनमानी पर लगाम कसने के लिए यातायात पुलिस अब उन्हें यूनिक आईडी देने वाली है। इससे यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर चालक की आसानी से पहचान हो सकेगी और साथ ही बिना लाइसेंस वाहन संचालन पर भी लगाम लगेगी। यूनिक आईडी बनाने के लिए वाहन यूनियनों को चालक की जानकारी यातायात पुलिस कार्यालय में जमा कराने को कहा गया है और यातायात पुलिस 1 सितंबर से इस व्यवस्था को लागू करने की तैयारी कर रहा है। इसके बाद कोई भी चालक बिना यूनिक आईडी के बस और मैजिक नहीं चला पाएगा। यातायात पुलिस द्वारा समय समय पे सिटी बस, मैजिक और विक्रम संचालकों के साथ मीटिंग की जाती है, जिसमें एक बात सामने निकल के आई है कि जो ये विक्रम ओनर हैं या मैजिक बस संचालक हैं, ये अपनी जो गाड़ियां हैं ये डेली बेसिस पे रेंट आउट करते हैं, जिसमें ड्राइवर और जो ओनर है इनके बीच समन्वय के अभाव के कारण कई बार यातायात के उल्लंघन होता है, जिसका भुगतान मालिकों को करना पड़ता है। इसका एक समाधान सजेस्ट किया गया था कि ड्राइवर्स को वेरीफाई करके उनकी एक यूनिक आईडी बनाई जाए और ड्राइवर्स का एक पूल बनाया जाए। तो ड्राइवर का हमारे द्वारा सजेस्ट किया गया था कि आप लोग ड्राइवर का एक पूल बना दें और उसी पूल को ट्रैफिक पुलिस द्वारा एक आईडी हर ड्राइवर को दी जाएगी। ड्राइवर स्वतंत्र होगा, चाहे वो मैजिक चलाना चाहे, विक्रम या बस चलाना चाहे, बिना उसके विक्रम संचालकों द्वारा, बस संचालकों और मैजिक संचालकों द्वारा भी इसमें सहमति दी गई है कि वो उनकी जो यूनियंस है किसी भी ऐसे आदमी को, ऐसे ड्राइवर को अपने वाहन रेंट आउट नहीं करेंगे जो जिनके पास यूनिक आईडी नहीं होगी। इससे वायलेशन और ट्रैफिक जाम में थोड़ा संभावना है कि सुधार होगा। इसमें चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।